चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम पहले थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हाइड्रोकार्बन होता क्या चीज़ है। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। नाम से समझ में आ रहा है हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से जो मिलकर बना हुआ यौगिक होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के कुछ गुण हैं। पहला गुण तो यही है कि भौतिक इसके क्या गुण हैं, तो हाइड्रोकार्बन रंगहीन होते हैं। दूसरा क्या है, अवस्था। तो अवस्था की बात करें तो अगर हाइड्रोकार्बन में 4 तक के, 1 से लेकर 4 तक के अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन होते हैं तो वो किस रूप में मिलते हैं, तो गैस रूप में मिलते हैं। गैस के बाद में जैसे ही 4 के बाद में 5 से लेकर 17 कार्बन आते हैं तो थोड़ा-थोड़ा वो गैस से द्रव के रूप में जाने लगता है। फिर 17 के बाद 18, 19, 20 जैसे-जैसे इधर कार्बन बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे वो ठोस के रूप में अपने को प्राप्त होता है। तो एक कार्बन की संख्या अगर 1 से लेकर 4 तक के है हाइड्रोकार्बन में तो वो किस रूप में मिलेगा, गैस के रूप में मिलेगा। अगर कार्बन की संख्या 5 से लेकर 17 के बीच में है तो वो किस रूप में मिलेगा, द्रव के रूप में मिलेगा। मतलब 5 से वो द्रव होना शुरू होता है, 17 तक के आते-आते वो द्रव के रूप में हो जाता है। इसके बाद में 17 के बाद 18 में जब आएगा, 18 से जब आना आगे जाएगा कार्बन, तो वहाँ पर वो ठोस के रूप में पाया जाएगा। बात करें विलेयता का तो जल में अघुलनशील हैं। इसके अलावा कुछ-कुछ जो हैं वो बेंजीन, क्लोरोफॉर्म जैसे कुछ हैं जो कि क्या हैं तो वो घुल जाते हैं। क्वथनांक गलनांक की बात करें तो अणु भार बढ़ाने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है और गलनांक भी बढ़ जाते हैं। दहन की बात करें तो पूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसके अलावा अपूर्ण दहन में CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। संरचना की बात करें तो संरचना में यहाँ पर पहला है सैचुरेटेड यानी संतृप्त, इसमें केवल एक ही बॉन्ड होता है। असंतृप्त इसमें डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। इसके अलावा एक और होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब ये क्लोज्ड रहता है, ये बेंजीन रिंग जैसी चीज़ों को बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में पहला है खुली श्रृंखला और दूसरा होता है बंद श्रृंखला। खुली पहला क्या है खुली श्रृंखला, दूसरा क्या है बंद श्रृंखला। तो खुली श्रृंखला में 2 टाइप होते हैं, पहला है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। तो संतृप्त होता है सैचुरेटेड, इसका जो प्रकार होता है वो कौन से टाइप का होता है, तो एल्केन होता है। संतृप्त में केवल एक ही बॉन्ड होता है। याद रखेंगे संतृप्त जो रहता है उसमें केवल एक ही बॉन्ड होता है और ये इसका जो ये टाइप हो, कौन सा टाइप है, तो ये एल्केन टाइप का होता है। असंतृप्त इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर खुली श्रृंखला में बेसिकली 2 होते हैं, पहला संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिर्फ़ एक ही टाइप होता है एल्केन, और एल्केन में क्या होता है, सिर्फ़ एक ही बॉन्ड होता है कार्बन के मध्य, कार्बन और अन्य तत्वों के मध्य, जिसको एल्केन बोलते हैं। असंतृप्त में 2 रहता है, एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे हम देख समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, एल्केन है। एल्केन यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, तो एक ही बॉन्ड है। यहाँ पर एल्कीन, एल्कीन में यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे एल्काइन, एल्काइन में क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं बंध श्रृंखला का। बंध श्रृंखला में 2 टाइप, इसमें भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है समचक्रीय और दूसरा होता है विषम चक्रीय, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब अपने ही समान, तो अपने ही कार्बन, केवल कार्बन के परमाणु से जो मिलकर बना हुआ चक्र रहता है, क्लोज्ड रहता है, क्लोज्ड कंपाउंड रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समचक्रीय बोलते हैं। विषम चक्री में क्या होता है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे अन्य तत्व रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, विषम चक्री या हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं। तो अपने को जो जो बेसिकली पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, तो ये तीनों के बारे में ही पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और इसी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ी-सी बात करते हैं कि नामकरण के बारे में। तो अगर कार्बन, एक कार्बन रहता है तो उसको हम मेथ बोलते हैं। अगर वो एल्कीन ग्रुप का है यानी एथेन ग्रुप का है तो वो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, अगर एक कार्बन है। यहाँ पे अगर 2 कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। 3 कार्बन रहता है उसको प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन रहेगा उसको ब्यूड बोलते हैं। तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्काइन। तो एल्केन ग्रुप में कौन-कौन से हैं, तो यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथ का मेथेन हो जाएगा। 2 कार्बन है तो एथ का क्या, एथेन हो जाएगा। 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। 4 का है तो ब्यूट का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथ का एथिलीन हो जाएगा। 3 है तो प्रोपीन हो जाएगा। 4 है तो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एल्केन, एल्केन ग्रुप में बेसिकली ये 4 को अपने को पढ़ना है और बहुत सारे हैं, बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं इन चारों से ही आते हैं। एल्कीन ग्रुप में अपने को सिर्फ कौन-सा पढ़ना है, तो C2H4 यानी एथीन को पढ़ना है। एथीन का एक और नाम है एथिलीन, इसके बारे में देखना है। और एल्काइन, एल्काइन में अपने को सिर्फ ये वाला देखना है, एथाइन, जिसका एक और नाम है एसिटिलीन। इसका अगर हम फ़ॉर्मूला की बात करें तो जितने कार्बन रहते हैं एल्काइन, एल्केन ग्रुप में, कार्बन जितने रहते हैं, हाइड्रोजन
जितने कार्बन रहेंगे उससे दुगुना प्लस दो, मतलब अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक इंटू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 + 2 = 4। तो यहाँ पे कार्बन एक रहेगा और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कार्बन 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 दूनी 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, C2H6। इसी तरीके से ये एल्केन ग्रुप बढ़ते जाता है। यहाँ पर एल्कीन ग्रुप में 2 कम हो जाएगा, मतलब ये +2 की जगह सिर्फ क्या रह जाएगा, दुगना ही रहेगा। मतलब जितने कार्बन रहेगा उसका दुगना क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। किसमें, एल्कीन ग्रुप में। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद में है एल्काइन ग्रुप। तो एल्काइन ग्रुप जो रहेगा यहाँ पर जितना कार्बन रहेगा उससे दुगना से 2 कम हाइड्रोजन रहेगा। मान लो कार्बन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, जो वो 2 दूनी 4 - 2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कार्बन यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 - 2 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे C3H4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पहला वाला जो है ये खाली क्यों है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये कौन से हैं, तो ये अनसैचुरेटेड वाले ग्रुप के हैं। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, तो डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड में सिंगल कार्बन नहीं होता, इसी कारण से ये क्या है, नहीं बना, ये अस्तित्व में नहीं रहते। इसी कारण से ये एल्कीन और एल्काइन ग्रुप में पहला जो है ये नहीं रहता। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं तो यहाँ पर हम बेसिकली हमको जो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसके अलावा एथीन या एथिलीन और इसके अलावा एथाइन या एसिटिलीन, इन्हीं 6 जो है इसी को ही अपने को क्या है यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, मेथेन के बारे में। मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। ये क्या है, तो एल्केन ग्रुप का है, एल्किल ग्रुप का प्रथम सदस्य है। यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और अविषैला गैस होता है। रासायनिक दृष्टि से यह अधिक सक्रिय नहीं होता और यह जल में अघुलनशील होता है। याद रखिएगा, इसके बाद में मेथेन के बाद एथेन आएगा, वो जल में घुलनशील रहेगा, बट मेथेन क्या है, अघुलनशील है। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो प्राकृतिक स्रोत में कहाँ-कहाँ पे मिलता है, तो यह नेचुरल गैस में पाया जाता है। इसके अलावा दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, तो मार्स गैस भी कहा जाता है। इसके अलावा कोयले की खानों में भी मीथेन गैस पाया जाता है। जैसे ही कोयला खानों से बाहर निकलता है, वायुमंडल में आता है, तो ऑक्सीजन के साथ संपर्क आने पर ये क्या हो जाता है, तो विस्फोट होने लग जाता है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, फायर डैम्प भी कहा जाता है। इसके अलावा और कहाँ पे मिलता है, तो इसके अलावा ये धान के खेतों से भी प्राप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौथा वाला, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मीथेन कहाँ पे मिलता है, तो मीथेन जो है इन तीनों के अलावा धान के खेत में भी मीथेन गैस पाया जाता है। एक नोट करने वाली बात यह है कि सूर्य की उपस्थिति में जब मीथेन और क्लोरीन कर 1:2 के रेशियो में, यानी एक अणु मीथेन का और 2 अणु क्लोरीन का मिलाया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एक विस्फोटक पदार्थ बन जाता है। कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है मीथेन का, तो सीएनजी में यूज़ होता है। इसके अलावा एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बायोगैस में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कार्बन ब्लैक निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, तो मीथेन को 100 डिग्री जलाने पर एक पेंट चिपचिपा टाइप का पदार्थ मिलता है, जिससे हमको क्या होता है, तो पेंट, स्याही, रबड़ इस टाइप का बनाने का अपने को काम आता है। इसके अलावा उर्वरक निर्माण जैसे अमोनिया के उत्पादन में भी मीथेन का यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं C2H6। C2H6 क्या होता है, तो एथेन होता है। यह जल में घुलनशील होता है। इससे पहले हम लोग मीथेन में देख रहे थे, तो वो जल में अघुलनशील था, ये जल में घुलनशील है। बाकी सब चीज़ सेम है, रंगहीन है, गंधहीन है, तो वो भी रंगहीन है, गंधहीन है। नेक्स्ट की बात करते हैं कहाँ पे है, ये तो ये भी नेचुरल गैस में, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस में यह पाया जाता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन-कौन सी गैसें मिलती हैं, तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये सभी मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन-सा मिलता है, तो मीथेन मिलता है, सेकंड नंबर में एथेन मिलता है। इसके अलावा पेट्रोलियम का जो रिफाइनरी होती है, क्रूड ऑयल रिफाइनरी, वहाँ पे भी जब हाइड्रोकार्बन को तोड़ा जाता है तो एथेन हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपेन का, तो प्रोपेन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो प्रोपेन का यूज़ बेसिकली एलपीजी में होता है। इसके अलावा हीटिंग, कटिंग, फ्यूल, टॉर्च में होता है। इसके अलावा कम कैंपिंग गैस में भी इसका यूज़ होता है। कैंपिंग गैस क्या होता है, जब हम लोग कहीं कैंपिंग-वैम्पिंग करते हैं तो इस टाइप का जो गैस यूज़ करते हैं, तो इसमें जो ये सिलेंडर यूज़ किया जाता है, ये सिलेंडर किसका बना रहता है, तो प्रोपेन का बना रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, ब्यूटेन का यूज़ कहाँ पे होता है? तो इसका यूज़ जो है लाइटर में जो गैस भरी रहती है, वो कौन-सी गैस भरी रहती है? तो ब्यूटेन गैस भरी रहती है। यही सबसे ज़्यादा इसका क्वेश्चन पूछता है। ये भी रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैसें होती हैं। अब ये हम चारों देख डाले, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब हम किसको देखेंगे, तो एथिलीन देखेंगे। एथिलीन के बाद में किसको देखेंगे, तो यानी एथीन देखेंगे और एथीन के बाद में क्या देखेंगे, तो एथाइन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एथिलीन। एथिलीन का सूत्र क्या होता है, जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन, तो C2H4। यह एल्कीन ग्रुप का पहला सदस्य होता है। इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, तो रंगहीन तीव्र गंध वाली गैस होती है और यह भी कैसा रहता है, तो ज्वलनशील रहता है। 2 कार्बन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, तो 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होता है।
मुख्य विशेषता क्या है, तो यह रंगहीन होती है, लेकिन इसकी गंध होती है और गंध इसकी बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि इसे सूंघने पर क्या हो जाता है, तो बेहोश हो सकता है। और यह किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। यूज़ कहाँ पे होता है इसका? तो यूज़ कहाँ पे होता है, तो फलों को पकाने में यूज़ होता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इसका पूछता है, वो यही पूछता है कि एथिलीन का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो एथिलीन का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो फलों को पकाने में इसका यूज़ होता है। कृत्रिम रूप के केले, आम आदि फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एथिलीन को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो बहुत सारे एथिलीन क्या हो जाते हैं, पॉली हो जाते हैं, और एथिलीन क्या हो जाता है, तो पॉलीथीन हो जाता है। मतलब ये प्लास्टिक बनाने में भी एथिलीन का यूज़ होता है। इसके अलावा बेहोश करने में भी इसका उपयोग किया जाता है सर्जरी के समय में। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल उद्योगों में भी एथिलीन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ बात बताना चाहूँगा एथिलीन और एसिटिलीन के बारे में। तो एथिलीन का यूज़ किसमें किया जाता है, तो फलों को पकाने के लिए किया जाता है। एसिटिलीन का भी उपयोग किसमें किया जाता है, तो फलों को पकाने के लिए किया जाता है। बट एसिटिलीन बनता किससे है, तो एसिटिलीन बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड से बनता है, और कैल्शियम कार्बाइड जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और यह भारत में क्या है, प्रतिबंधित भी है। तो इसलिए जो एसिटिलीन से जो फल को पकाया जाता है, वह हानिकारक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिटिलीन का ही। तो एसिटिलीन बनता कैसे है, तो पहली बात तो एसिटिलीन में कितने एसिटिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो कितने बॉन्ड होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड होते हैं। यह बनता कैसे है, तो कैल्शियम कार्बाइड और नमी के संपर्क में आने से क्या बनता है, तो एसिटिलीन बनता है। यह भी रंगहीन और ज्वलनशील गैस होती है। कहाँ पे यूज़ किया जाता है एसिटिलीन का, तो एक तो कृत्रिम फल पकाने में, मतलब फलों को पकाने के लिए में यूज़ किया जाता है, पर ये हमारे बहुत ज़्यादा क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दूसरा और क्या चीज़ में यूज़ किया जाता है, तो दूसरा इसका यूज़ किया जाता है धातु को जोड़ने या कटिंग करने, मतलब वेल्डिंग करने में या जोड़ने काटने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर इस वेल्डिंग करने या जोड़ने, धातुओं को जोड़ने में या काटने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक ये सब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और इसके अलावा कपूर और रबर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन का। तो ये हमारे जो 6 जो है हाइड्रोकार्बन ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है ईंधन है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म ही कई बार पूछ देता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। इसमें क्या-क्या होता है एलपीजी में? तो एलपीजी में ये हमारा गैस सिलेंडर जो रहता है, हमारे घर घर में जो गैस सिलेंडर यूज़ होता है, उसी को हम एलपीजी गैस सिलेंडर बोलते हैं, एसपीजी सिलेंडर। इसमें क्या-क्या घटक होते हैं? तो इसमें होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, और कई जगह मीथेन भी रहता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन याद रखिएगा। तो ब्यूटेन और प्रोपेन, और सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी रहती है, तो ब्यूटेन की रहती है। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर को जब हम खींचते हुए लाते हैं, ले जाते हैं, तो बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी को याद रखिएगा, बीपी, बी फॉर ब्यूटेन और पी फॉर प्रोपेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन इसका मिक्स रहता है, और सबसे ज़्यादा क्या रहता है, तो ब्यूटेन रहता है। किस अवस्था में रहता है, तो लिक्विफाइड, मतलब तरल अवस्था में यह गैस गैस जो है इसके अंदर भरा रहता है। परंतु इसमें क्या नहीं रहता, गंधहीन नहीं, मतलब गंध नहीं रहता है। तो इसमें, तो जो गैस जब लीक होता है, जो गैस सिलेंडर का गैस लीक होता है, तो हमको एक अलग से स्मेल आता है। तो वो स्मेल किसका रहता है, तो वो स्मेल किसका रहता है, एथिल मरकैप्टन का वो स्मेल रहता है। इसी कारण से इसको मिलाया जाता है कि जब गैस लीक हो तो हमको पता चल जाए कि एलपीजी गैस हमारा जो है सिलेंडर वो लीक हो रहा है। नेक्स्ट है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इस ये भी क्या रहता है, गंधहीन रहता है। तो इसमें भी क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि कभी लीक हो तो अपने को समझ में आ जाए। इसका भी जो मुख्य घटक क्या है, तो इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन इसमें तो लगभग 85 टू 95% इसमें मीथेन होता है। इसके अलावा और क्या-क्या इसमें होते हैं, तो एथेन और प्रोपेन होते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो सीएनजी जो गैस है सबसे ज़्यादा किसमें डाली जाती है, तो कार इसी में ज़्यादा डाली जाती है। और कार में हम कहीं आते-जाते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, तो मैप का, कहीं आना-जाना रहता है तो मैप का यूज़ करते हैं। तो एम का मतलब है यहाँ पर मीथेन, ए का मतलब एथेन, और पी का मतलब प्रोपेन। तो ऐसे ट्रिक्स आप इसको याद रख सकते हैं, मीथेन, एथेन और प्रोपेन। वैसे ही आपको मैं पिछले बताया था एलपीजी गैस का, तो गैस को जब हम लेकर जाते हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी बढ़ जाता है, तो बी फॉर ब्यूटेन और पी फॉर प्रोटेन। वैसे ही यहाँ पर सीएनजी, सीएनजी कार में डाली जाती है। कार से हम कहीं आते-जाते हैं तो क्या ये लगाकर आते जाते हैं, तो मैप लगाकर मैप यूज़ करते हैं। तो एम का मतलब है मीथेन, ए का मतलब एथेन और पी का मतलब प्रोपेन। सीएनजी का सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो क्यों कर रहे हैं, तो पहला पर्यावरण अनुकूलन क्यों? क्योंकि इस सीएनजी जलने से 90% प्रदूषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन का पूर्ण दहन होता है। हाइड्रोजन का पूर्ण दहन नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। इसके अलावा सस्ता भी पड़ता है, तो डीज़ल और पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा सीएनजी सस्ता पड़ता है। इसके अलावा इसमें इंजन की लाइफ अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें कार्बन का जमाव नहीं होता है। नेक्स्ट है बायोगैस। तो बायोगैस क्या होता है, तो बायोगैस एक प्रकार की जैविक ईंधन गैस है, जो पशुओं के
गोबर, पौधों के अवशेष और रसोई का कचरा आदि के विघटन से उत्पन्न होता है। इसको सबको एक टैंकी बनाया जाता है, उसमें सबको डाल दिया जाता है, फिर किण्वन प्रोसेस होता है, तो इससे फिर क्या होता है, बायोगैस का निर्माण होता है। इसमें बायोगैस में सबसे जो ज़्यादा जो गैस पाई जाती है, वो कौन-सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। यही बायोगैस में जलने वाली मुख्य गैस होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर ये सब भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोल गैस का, तो कोल गैस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? तो कोयला को कोल से कोयला याद रखेंगे, कोयले की खदान से कौन-सी गैस मिलती है? तो कौन-सी गैस आती है? तो मीथेन गैस आती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसके अलावा और कुछ-कुछ और गैस है, तो ये 3 गैस को आप याद रखेंगे। कोल गैस में किसका-किसका मिश्रण है? तो मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोल मतलब कोयला, कोयला की खदान है, सो कौन-सी गैस? तो कौन-सी गैस? तो मीथेन गैस। इसके अलावा हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें पाई जाती है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो घरेलू ईंधन में पहले के समय में खाना बनाने और रोशनी के लिए इसका यूज़ किया जाता था। इसके अलावा औद्योगिक उपयोग में भी इसका स्टील और मेटल जो इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे इसको हीटिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा गैस लाइट। गैस लाइट का मतलब ये होता है कि जो अ, स्ट्रीट के जो पहले के लैंप लगे रहते थे, बड़े-बड़े साइज़ के येलो कलर के लैंप लगे रहते थे, वहाँ पे भी क्या यूज़ किया जाता था? तो वहाँ पे भी कोल गैस का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं ईंधन के बारे में, तो कार्बन का अगर 5 से लेकर 8 अणु रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? तो पेट्रोल कहलाएगा। अगर कार्बन का 9 से लेकर 16 तक अणु है, यानी कार्बन 9 से लेकर 16 तक है, तो वो डीज़ल, मिट्टी का तेल बन जाता है। अगर कार्बन 17 से लेकर 30 तक का है, तो वो अब यहाँ से धीरे-धीरे करके वो ठोस अवस्था में आने लगती है, तो ये क्या बन जाएगा? मोम या भारी तेल बन जाएगा, और 30 से ज़्यादा हो जाएगा, तो असफाट या डामर बन जाता है। बात करते हैं पेट्रोल और डीज़ल का, तो पेट्रोल, सबसे अच्छा डीज़ल कैसे मापा जाता है? तो पेट्रोल में क्या देखा जाता है? ऑक्टेन नंबर देखा जाता है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, उतना पेट्रोल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं, एक नॉर्मल पेट्रोल मिलता है और कुछ एक एक्स्ट्रा प्रीमियम टाइप का कुछ एक पेट्रोल मिलता है। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की कीमत ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि उसमें क्या रहता है, उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा रहता है। वहीं हम डीज़ल की बात करें, तो डीज़ल में यही सेम चीज़ सिटेन नंबर देखा जाता है। जितना ज़्यादा सिटेन नंबर डीज़ल का ज़्यादा रहेगा, उतनी वो डीज़ल की क्वालिटी अच्छी रहेगी। पहले क्या होता था, पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए इसमें टेट्रा एथिल लीड को मिलाया जाता था। बात करते हैं गैसोहोल के बारे में, तो गैसोहोल आज के समय में हम लोग जो पेट्रोल डलाते हैं, वो केवल पेट्रोल नहीं रहता, वो एक्चुअल में गैसोहोल रहता है। तो गैसोहोल क्या रहा है? तो गैसोहोल में 90% पेट्रोल रहता है और 10% एथेनॉल रहता है। ये किसके तहत मिलाया जा रहा है? तो ई-10 योजना, भारत सरकार ने ई-10 योजना लाई है, जिसके तहत 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल मिलाकर पेट्रोल दिया जा रहा है। तो बेसिकली हम गाड़ियों में जो पेट्रोल डलाते हैं, पेट्रोल नहीं है, वो क्या है? वो गैसोहोल है। फ़ायदा क्या होता है इसका? तो सबसे पहला फ़ायदा यही होता है कि प्रदूषण कम होता है। क्यों प्रदूषण कम होता है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का उत्सर्जन कम होता है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता है, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल, डीज़ल ये सब हमारे यहाँ पे बहुत कम होते हैं, हम दूसरे जगह से इसको इम्पोर्ट कराते हैं। तो जब गैसोहॉल यूज़ करेंगे, मतलब उसमें एथेनॉल मिलाएँगे, तो एथेनॉल क्या होता है? एक तरह का गन्ने या कृषि से जो गन्ना, मक्का, आलू इस टाइप का जो चीज़ें रहती हैं, इससे एथेनॉल बनाया जाता है। तो ये चीज़ें हमको क्या बनाती है? तो आत्मनिर्भर बनाती है। इसके अलावा कृषि पर आधारित है, जैसे मैं बताया कि एथेनॉल गन्ना, मक्का, आलू आदि से बनता है, जिससे किसानों को भी लाभ होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी एथेनॉल प्लांट लगाया गया है, भोरमदेव का शक्कर कारखाना के पास में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, गन्ने का अपशिष्ट मिल रहा है। इस कारण से उससे क्या बनाया जा रहा है? तो एथेनॉल बनाया जा रहा है। इसके अलावा कम खर्चीला, तो पेट्रोल में अगर हम 10% मिलाएँगे, तो पेट्रोल का कीमत ऐसे ही कम हो जाएगा, तो पेट्रोल की तुलना में सस्ता। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल का। तो अल्कोहल क्या होता है कि जो ये अ, हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन में अगर ओएच से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। हमको सिर्फ़ 2 अल्कोहल पढ़ना है, पहला मेथनॉल और दूसरा एथेनॉल। मेथनॉल में देखिए यहाँ पर जो मीथेन रहता है CH4 में CH4, तो CH4 में एक एच को हटाकर वहाँ पे ओएच जोड़ दिया गया, तो CH3OH, तो ये क्या कहलाएगा? मेथनॉल कहलाएगा, और इसको हम नाम सामान्यतः क्या नाम दिया बोलते हैं? तो मेथिल अल्कोहल बोलते हैं। इसके अलावा एथेनॉल की बात करें, तो इसमें C2H6 होता है, तो एक एच को हटाकर उसमें OH जोड़ दिया गया है, तो OH जोड़ दिया गया है, तो क्या हो गया वो? एथेनॉल या एथिल अल्कोहल हो गया। अब थोड़ी-सी बात करते हैं मेथनॉल और एथेनॉल के बारे में, तो इसको मेथनॉल को और किस नाम से जाना जाता है? तो वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, और एथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है? तो ड्रिंकिंग अल्कोहल, जिसको हम नॉर्मल भाषा में शराब बोलते हैं, उस नाम से इसको जाना जाता है। स्रोत क्या है? तो मेथनॉल जो है वो कोयला या गैस से मिलता है, और एथेनॉल क्या होता है? तो चाहे वो अंगूर हो, चाहे वो गन्ना हो, ये सब चीज़ों का किण्वन
प्रोसेस किया जाता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है, उसे एथेनॉल मिलता है। मेथनॉल बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं होता, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो सिर्फ इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। एथेनॉल क्या रहता है? तो इसको पिया जा सकता है, बट सीमित मात्रा में पिया जा सकता है। इसका उपयोग पेय पदार्थ, दवा, सफाई आदि में इसको यूज़ किया जाता है। लास्ट हम बात करते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन बेसिकली एक, इससे हम 2-4 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बेंजीन में कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। और कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसके अलावा जो बेंजीन है वो किस श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है? तो किस श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक श्रेणी का हाइड्रोकार्बन होता है। इसके अलावा इसकी जो गंध होती है, इसकी गंध कैसी होती है? तो इसमें बिल्कुल गंध होती है, स्मेल होती है। और कैसी स्मेल होती है? तो विशिष्ट मीठी इसकी गंध होती है। इसके अलावा ये विषैला होता है, बिल्कुल विषैला होता है। लंबी अवधि में कार्सोजेनिक नामक कार्सोजेनिक पैदा करता है, जो क्या होता है? तो कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक तरह का क्लोज्ड सर्कल है यहाँ पर। और इसमें देखेंगे कि हर कार्बन के साथ में एक-एक क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि इसमें कितने बॉन्ड होते हैं? तो जितना सिंगल सिंगल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड क्या कहलाता है? तो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और डबल डबल बॉन्ड क्या कहलाता है? तो पाई बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पर जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से जोड़े पूरा आप काउंट करेंगे तो कितना बॉन्ड है? तो 12 सिग्मा बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड कितने हैं? तो डबल बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं? तो 3। डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3 पाई बंद कहलाते हैं। तो ये हमारा खत्म होता है। अब चलिए थोड़ा-सा हम देखते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि कभी आप कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में तुरंत उसे से रिलेटेड एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे, तो आपको उस सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का आपकी अच्छी समझ बन जाती है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन-सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कौन-सा रसायन फल पकाने में उपयोग लाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम या क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो कौन-सा लाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड इसमें यूज़ किया जाता है। हालाँकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, पर यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या को टिक करेंगे? कैल्शियम कार्बाइड इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो जैसे आपको बताया था, मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हमको चिपचिपा पदार्थ मिलता है, जिससे हम पेंट, स्याही, इस टाइप की चीज़ें बना सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या है? गेहूँ खेत, धान का खेत, कपास का खेत या मूँगफली का खेत? तो आंसर क्या हो जाएगा? धान का खेत। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? यह एसिटिलीन बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड जो है, नमी की उपस्थिति में एसिटिलीन बनाता है, और यही क्या है? तो अ, फलों को पकाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन-सी गैस मार्स गैस के रूप में जानी जाती है? तो कौन-सी गैस है? तो मीथेन गैस को मार्स गैस के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है, एल्कीन अणु में कौन-सा बॉन्ड पाया जाता है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्कीन बीच में आ रहा है, तो एल्केन में कौन कितना बॉन्ड होता है? तो 1 बॉन्ड होता है। एल्कीन में कितना होता है? तो 2 बॉन्ड होता है। और एल्काइन में कितना बॉन्ड होता है? तो 3 बॉन्ड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक युग्म या डबल बॉन्ड। युग्म मतलब 2 होता है, तो एक युग्म, एक पेयर जिसको बोलते हैं, तो एक पेयर में 2 रहता है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एक युग्म या डबल बॉन्ड। कोयले की खानों में विस्फोट किस गैस के कारण होती है? तो कोयले की खानों में गैस किस गैस के कारण होती है? तो मीथेन गैस के कारण होती है। नेक्स्ट है, बेंजीन की रिंग में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो बेंजीन की रिंग में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 6 कार्बन परमाणु होते हैं। एथाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो एथाइन को किस नाम से जाना जाता है? एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, तो एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो किण्वन या परम्यूटेशन मेथड से प्राप्त किया जाता है। तो क्या है यहाँ पे आंसर? गन्ने के रस के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। मेथनॉल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मेथनॉल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? तो अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? तो OH। हाइड्रोजन को हटाकर रिप्लेस कर दिया जाता है OH समूह से, इसलिए क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र एल्केन एक एल्काइन और एल्केन, एल्किन और एल्काइन 3 होते हैं। तो एल्केन में क्या होता है? तो जितना कार्बन रहता है, हाइड्रोजन कितना रहेगा? तो उससे डबल प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। कार्बन जितना उसका दुगना, तो ये क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। और कार्बन जितना उसका दुगना, हाइड्रोजन से 2 कम, तो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीएनजी में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो सीएनजी में प्रयुक्त गैस कौन सी?
सीएनजी किस में डाला जाता है? कार में डाला जाता है, और कार में हम क्या यूज़ करते हैं, कहीं आने-जाने के लिए मैप यूज़ करते हैं, तो मैप मतलब मीथेन, एम का मतलब मीथेन, तो क्या ये आंसर आ जाएगा? मीथेन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी, एलपीजी मतलब गैस सिलेंडर को हम कहीं लाते जाते हैं, तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, तो बी और पी, ब्यूटेन और प्रोपेन, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेन और ब्यूटेन। गैसोहॉल क्या है? तो गैसोहॉल पेट्रोल प्लस एथेनॉल का मिश्रण है, 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण। नेक्स्ट है बेंजीन में पाई जाने वाली रिंग को क्या कहते हैं? तो बेंजीन में पाई जाने वाली रिंग को क्या कहते हैं? तो एल्केनिक रिंग, अल्कोहल रिंग, एरोमेटिक रिंग है, एल्डिहाइड रिंग, तो क्या कहा जाता है? तो एरोमेटिक रिंग कहा जाता है। कौन सा यौगिक सबसे अधिक विषैला होता है, जो पीने योग्य नहीं रहता? तो कौन सा पीने योग्य सबसे अधिक विषैला होता है? तो मेथनॉल रहता है। निम्न में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? तो कौन सा एरोमेटिक यौगिक है? अभी हम लोग देखे थे ऊपर में, कौन सा है? तो बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यौगिक कार्सिनोजेनिक है, मतलब बनाता है, कैंसर से रिलेटेड उत्पाद बनाता है, तो कौन सा है? तो बेंजीन ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैस मिश्रण में कौन सा वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन सा वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑक्सीजन के साथ में एसिटिलीन मिला दिया जाता है, तो यह धातु को जोड़ने और तोड़ने काटने के काम आता है, तो यह आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल में निम्न में से क्या मिलाकर जहर बनाया जाता है? तो क्या मिलाकर जहर बनाया जाता है? तो मेथनॉल प्लस पिरिडीन मिलाकर जहर बनाया जाता है। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो बायोगैस में कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो मीथेन गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता मापता है? तो ऑक्टेन जो है वो किसकी गुणवत्ता मापता है? पेट्रोल की गुणवत्ता मापता है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन जो है फॉसिल फ्यूल है? तो कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस एक तरह का जीवाश्म ईंधन होता है। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो एलपीजी एलपीजी का मुख्य अवयव क्या रहेगा? तो एलपीजी मतलब गैस सिलेंडर की बात करें, तो गैस सिलेंडर को हम कहीं लाते ले जाते हैं, तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, तो बी से क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, और पी से क्या हो जाएगा? प्रोपेन, तो इसमें इसमें नहीं है ब्यूटेन और प्रोपेन, इसमें भी नहीं है, इसमें है प्रोपेन और ब्यूटेन, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेंडरों में खाना पकाने वाली गैस किस रूप में भरी जाती है? तो किस रूप में? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम, तो लिक्विड मतलब तरल रूप में भरी जाती है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है डीजल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है, किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो सीटेन संख्या से। ऑक्टेन किसके लिए? पेट्रोल के लिए, और सीटेन किसके लिए? डीजल के लिए। छोटा सा एक चीज है कि जैव शक्ति सिद्धांत या द वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में, ये क्या चीज है? तो बहुत पहले एक वैज्ञानिक थे बर्जिलियस नाम के, इन्होंने बताया था कि कार्बनिक चीजें, जो भी कार्बनिक कंपाउंड है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही में रहती है, वही लिविंग थिंग्स ही बस बना सकती है। इसी को क्या कहा गया? तो द वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। पर बाद में व्यूलर ने लैब में अमोनियम साइनाइड को गलती से गर्म कर दिया, तो गर्म करके क्या बना दिया? तो यूरिया बना दिया, और यूरिया एक तरह का क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो ये जैव शक्ति जो सिद्धांत है बर्जिलियस ने जो बताया था, ये सिर्फ किसमें मिलता है? तो लिविंग थिंग्स में मिलता है। कार्बनिक जो कंपाउंड है सिर्फ किसमें मिलता है? लिविंग थिंग्स में मिलता है, तो ये थ्योरी क्या हो गई? गलत हो गई। तो ये कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।